Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to SSCB. So guys, SSCB के इस YouTube प्लेटफॉर्म में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं कि आज जो हमारा सेशन होने वाला है, जो हमारे वीडियो है, ये लेक्चर 6 है, जिसमें आज हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को देखने वाले हैं। सिंपली आपने क्या करना है, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए और अगर आपको करंट से कुछ क्वेश्चंस भी उनको सॉल्व करना है तो आपको सिंपली हमारे एसएससीबी टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा। सिंपली टेलीग्राम में जाकर आप सर्च मार सकते हो एसएससीबी, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज वहां पे जाना है, ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर और साथ ही साथ करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी डाल सकता हूं, जिससे आप पोल में आंसर दे सकते हो और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हो। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, अब होता क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक के बाद एक लगातार तीन काउंसिल एक्ट लेके आती है। 1861, 1892 और 1909। ये तीनों काउंसिल एक्ट कब आते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद, जब भारत में महारानी का शासन हो जाता है। इससे पहले तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, यानी कि जो कंपनी थी उसका शासन था, और जो अब महारानी है वो अब यहां पे शासन करेगी। महारानी ने अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में ही ये बोल दिया था कि जो अब हम यहां पर शासन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, यहां पर जो हम प्रशासन चलाएंगे, उसमें भारतीयों को भी मिलाया जाएगा। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा नहीं करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती थी कि जो प्रशासन होगा सारा का सारा हम देखेंगे, जो लोअर सबऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे हमारे इंडियंस। लेकिन अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, महारानी है, उनका कहना यह था कि भारत में कुछ सुधार कार्य करे जाएंगे और भारतीयों की डिमांड्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो यहां पे आपने इसी को समझना है कि 3 काउंसिल एक्ट लगातार आते हैं। तो अब क्या होता है कि जो सरकार थी उसके लिए ये आवश्यक था, यहां पे देख लीजिए कि जो भारत का जो प्रशासन है यहां पर कुछ सुधार किए जाए, क्योंकि भारतीय जो थे वो उनके सुधारों से खुश नहीं थे, जैसे कि आपने 1858 के एक्ट में देखा। उसके बाद कुछ और सुधारों की मांग की गई, क्योंकि सारे ही जो लूप होल्स थे वो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखने को मिले। तो उन्हीं को सुधार करने के लिए जो गवर्नमेंट थी ब्रिटेन की, उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लेके आए, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारतीय हैं और यूरोपियंस हैं, जो भारतीय हैं और जो यूरोपियंस हैं, उन दोनों को ही हमें सरकार में लेके आना है, हमें प्रशासन में लेके आना है। और क्या करना है कि पब्लिक ओपिनियन भी होना बहुत जरूरी है। भारत में अगर हमको शासन करना है तो आपको पब्लिक का ओपिनियन देखना पड़ेगा, पब्लिक क्या चाहती है, क्या सुधारों की मांग की जा रही है, और उन सुधारों को क्या करना होगा, हमें एक पर्टिकुलर एक्ट में लाना पड़ेगा और वो सुधार करने पड़ेंगे। तो यहां पे क्या होता है, इस मद्देनजर को देखते हुए, इस स्थिति को देखते हुए यहां पे ये लोग क्या करते हैं कि यहां पे ये बोलते हैं कि पहली बार हम क्या करेंगे, 3 भारतीय राजाओं को, हालांकि वो उनकी खुद की रिस्पेक्टिव टेरिटरी थी जहां पे वो राजा थे, तो उन राजाओं को ये लोग क्या करेंगे, नई नवगठित लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद, जैसे कि आज आप देखते हो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, और एक होती है विधानसभा। आपको लोकसभा और राज्यसभा केंद्र में देखने को मिलेगी, जिसे हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। लेकिन अगर मैं राज्यों में आऊं, क्योंकि आपको पता है इंडिया किसको फॉलो करता है, फेडरलिज्म को फॉलो करता है, जहां पर केंद्र में एक सरकार होती है और राज्यों में अलग सरकार होती है। तो राज्यों में आपने विधानसभा देखा है जहां पर विधायक बैठते हैं, और अगर किसी राज्यों में विधान परिषद है तो वहां पे आपको विधान परिषद देखने को मिलेगी, सेम एज राज्यसभा जैसा कि काम करती है हमारे सेंट्रल लेवल में। तो यहाँ पे आप देखिए लोकसभा और राज्यसभा, तो यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं विधान परिषद की, यानी कि ये बात कर रहे हैं यहाँ पे राज्यसभा के। तो यहाँ पे आपने इस चीज को इससे रिलेट करना है कि हाँ, केंद्र में भी एक संसद टाइप की हुआ करती, जिसको हम बोलते थे केंद्रीय विधानमंडल या फिर केंद्रीय विधान परिषद। और अगर हम बात करें स्टेट लेवल में, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ आपका विधान परिषद, वो केंद्रीय हो जाएगा, यहाँ पर राज्यों में हो जाएगा विधान परिषद। तो राज्यों में क्या बनाएंगे, विधान परिषद बनाएंगे, जिसमें पहली बार
3 भारतीय राजाओं को यहाँ पर सदस्य बनाया गया। तो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि किसी भारतीय को विधान परिषद में लाया गया, यानी कि कहां पे लाया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया। अब आपको पता है इस समय में भारत के वॉइसरॉय कौन है? जो भारत के पहले वॉइसरॉय थे 1858 में लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन भारत के लिए काफी अच्छे साबित हुए, भारत में काफी सुधार इनके द्वारा किए गए और कहा यह भी जाता है कि ये भारत के समर्थक भी थे। अभी जो वॉइसरॉय कैनिन है, इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पर्टिकुलर हर एक, जैसे आज आप देखते हो कोई डिफेंस मिनिस्टर है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई एक तरीके से एजुकेशन मिनिस्टर है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, लॉ मिनिस्टर है, तो ये जो एक तरीके से डिपार्टमेंट्स है, ये पोर्टफोलियो बोलते हैं इनको, तो ये डिपार्टमेंट्स है, ये अलग करे गए पहली बार। तो ये पहली बार कब अलग करे गए थे? लॉर्ड कैनिन के द्वारा, यानी कि यहाँ पे जो वॉइसरॉय कैनिन है, इन्होंने पहली बार क्या करा है कि यहाँ पे इन्होंने पहली बार इस चीज पे ध्यान दिया है कि पर्टिकुलर में एक डिपार्टमेंट के लिए एक मंत्रालय बनाऊंगा, जो कि आज भी आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर हम बात करते हैं कि भारत में जो पहला पोर्टफोलियो सिस्टम था, जो भारत में पहला पोर्टफोलियो सिस्टम आया है, वो वॉइसरॉय कैनिन की ही देन है। अब यहाँ पे आप इस चीज को समझ लीजिए कि अब पहले क्या होता था कि वॉइसरॉय को अगर कोई भी एक तरीके से अध्यादेश, एक तरीके से कोई कानून अगर बनाना हो तो उसे अनुमति लेनी पड़ती थी ब्रिटेन की संसद से। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई भी पर्टिकुलर कानून जो कि बहुत इमरजेंसी बेसिस पर बनाना है तो वो वॉइसरॉय बना सकता है 6 महीनों की अवधि के लिए। जैसे कि आज आप देखते हो जिसे हम बोलते हैं ऑर्डिनेंस, प्रेसिडेंट टू पास द ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे आपने जिसको देखा है, आज भी हमको भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो वैसे ही वो जो ऑर्डिनेंस जिसको अध्यादेश बोलते हैं, जो वो कानून जो कि इमरजेंसी बेसिस पर लाया जाता है और उसे अगले 6 महीनों के अंदर में विधानसभा या विधान परिषद या फिर उस समय जो रही होगी केंद्रीय परिषद, वहां पर उसको पास होना बहुत जरूरी है। अर्थात अगर वो नहीं होता है तो अगले 6 महीनों के बाद वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। अगर मैं अध्यादेश की बात करता हूं तो ये ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी गई किसको? वॉइसरॉय को। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये भी बताया गया कि केवल आप इसको आपातकाल में ही इस्तेमाल कर पाएंगे। कोई कानून ऐसा है जो कि उसको अभी लाना जरूरी है तो उसके लिए आपको ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति दी जाती है। विदाउट आपको ब्रिटिश पार्लियामेंट से पूछना नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको 6 महीने के अंदर में उस कानून को वहां पर भी पास कराना होगा। तो अब ये देख लीजिए, इस एक्ट के द्वारा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविनेंस, जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये है आपका सिंध वाला एरिया, सिंध यानी कि पाकिस्तान वाला एरिया। तो ये जो सिंध वाला एरिया होता है और पंजाब, यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। ये लेजिस्लेटिव काउंसिल मैंने आपको बताया था विधान परिषद। जैसा कि आपने सुना है आज की डेट में विधानसभा जहां पे विधायक बैठते हैं, तो उस समय विधान परिषद वहां पे हुआ करती थी। तो इन दोनों प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना करी गई कब? 1866 में एनडब्ल्यूएफपी में और 1897 में पंजाब में। ठीक है। अब होता क्या था कि भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि भारतीयों के लिए कानून बना रहे और भारतीय ही ना हो उसमें, क्योंकि भारतीयों की ये डिमांड थी और साथ ही साथ जो ब्रिटेन की महारानी थी उनका ये कहना था कि आपने भारतीयों को भी लॉ मेकिंग प्रोसीजर में अपने साथ लेना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप कानून किसके लिए बना रहे हो? आप कानून बना रहे हो भारतीयों के लिए। तो भारतीयों का होना वहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, जो बंगाल में भी डिमांड होने लगी कि यहाँ पर भी एक केंद्रीय परिषद, यहाँ पर भी एक विधान परिषद होनी चाहिए। तो बंगाल प्रांत में 1862 में लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या होती है, 1860 के आसपास भारत में हमने बजट सिस्टम को भी देखा। बजट क्या होता है कि भाई जो पैसा होता है, जो रेवेन्यू होता है सरकार के पास, वो कहां से आया है और उस पैसे को कहां पे लगाना है, विकास में, डेवलपमेंट में, कितना किसको देना है, कितना किस विभाग को चाहिए। जैसे शिक्षा पे कितना खर्च करना है, अगर हम बात करें टैक्स से कितना हमने पैसा लिया है और कितना हमने रोड्स बनाने में देना है, कितना हमने अपने पोर्ट्स को दोबारा से रिडेवलप करने में देना है, कितना हमने रिडेवलपमेंट प्रोग्राम्स में लगाना है, कितना हमने पानी को साफ करने, रिवर रिजर्वेशन में देना है। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि बहुत सारी क्या होती है, काम होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि पैसा जाता है। अब जो पहला बजट था वो जो जेम्स विल्सन द्वारा
प्रस्तुत किया गया था भारत में, और इन्हें ही अगर भारत का कोई अगर आपसे पूछा जाए हु इज द फाउंडर ऑफ बजटिंग सिस्टम इन इंडिया, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे जेम्स विल्सन। तो जेम्स विल्सन ने भारत के लिए पहला बजट क्या करा था, प्रस्तुत करा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पैसा कितना आता है और कितना हमने जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं या फिर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर हमने देना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। भारत में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन की शुरुआत होती है। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन? अगर हम यहाँ पर 50 लोग हैं और 50 लोग क्या कर रहे हैं, वो एक को चुनकर लोकसभा में भेज रहे हैं और वो लोकसभा में हमारी आवाज को उठा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सलाह करी है कि हमारे ये मुद्दे हैं, आपने वहां जाके बताना है। तो वो क्या करेगा, जो आपका प्रतिनिधि है वो आपको वहां पे रिप्रेजेंट करेगा। वो बोलेगा कि जो मेरा एक तरीके से क्षेत्र है जहां से मैं आया हूं, वहां पे ये समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की समस्या है, बिजली की समस्या है। तो वो आप वहां पे जाकर, क्योंकि हम सभी 50 जने जाकर संसद में जाकर नहीं बात कर सकते, हमारे लिए पर्टिकुलरली एक प्रतिनिधित्व वहां पे होता है जो कि उस मुद्दे को क्या बनाता है, एक तरीके से वहां पे बहस का मुद्दा बनाता है और उस पे आगे वर्क किया जाता है, उसको एक तरीके से केंद्रीय तौर पर उसको उठाया जाता है, जो भी इस क्षेत्रों की प्रॉब्लम्स रहती हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि ये जो एक्ट है, इसने क्या करा, जो वायसरॉय था, वायसरॉय क्या करेगा कि जो अपनी काउंसिल है, जो उसकी परिषद है, आपको पता है कि वायसरॉय की परिषद 1858 में स्थापित हो गई थी। 1858 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें वायसरॉय की काउंसिल क्या हो चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब ये एक्ट 1861 वाला ये कहता है कि आपको अब क्या करना है, कुछ गैर आधिकारिक सदस्य यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को क्या करना होगा, अपने काउंसिल में लाना होगा, नॉमिनेट करना होगा। और वो गैर आधिकारिक सदस्य कौन होंगे, वो भारतीय होंगे, जो कि आपके साथ लॉ मेकिंग प्रोसीजर में साथ देंगे। और वो जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर होगा वो भारतीयों के लिए होगा, इसीलिए वहां पे भारतीयों को गैर आधिकारिक सदस्य के रूप में वायसरॉय की जो काउंसिल है, जो कि वायसरॉय की काउंसिल क्या होती है, जिसमें सारे के सारे मिनिस्टर्स होते हैं। जैसे कि आज की डेट में आपने कैबिनेट मिनिस्टर्स देखा होगा, तो वो उनका एक ग्रुप होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहा जाता है उसको, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो उसी प्रकार से जो वायसरॉय की काउंसिल होती है, इसमें सारे मंत्री हुआ करते थे और उन मंत्रियों के बीच में आपको गैर आधिकारिक यानी कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स देखने को मिलेंगे। और वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भारतीय होंगे, जो कि भारत के मुद्दों को वायसरॉय के समक्ष, वायसरॉय के सामने उठाएंगे। तो ये थी गाइस हमारे इस जो 1861 वाला क्या है, हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, इसका एक तरीके से ब्रीफ। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे गाइस वो यही बनेंगे कि किसके टाइम पे आया था, कौन यहाँ पे वायसरॉय था, जैसे कि हमारा लॉर्ड कैनिन। तो यहाँ पे आपने देखना है कि पोर्टफोलियो सिस्टम यानी कि मिनिस्ट्रियल सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, तो 1861 में स्टार्ट हुआ था। और आपने देखना है बंगाल का जो प्रोविनेंस है, एक तरीके से बंगाल प्रांत था, तो वो वहां पे आपको कब विधान परिषद देखने को मिली। वैसे ही आपका NWFP पे आएगा, वैसे ही आपका बंगाल में आएगा, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी प्रकार से मैं आपके लिए मजेदार कंटेंट लाता रहूंगा और शायद मैं इसको और भी अच्छा बनाऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है हमारे द्वारा आपको करंट भी दिया जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड सारे की सारी नॉलेज दी जाती है। तो गाइस करना क्या है, पहले तो आपने टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ज्वाइन करना है वहां पर जाकर, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं वहां पर पर्टिकुलरली नोटिफिकेशंस डालते रहते हैं। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।